मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि एरर से कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि इस टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखकर ये टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक मोस्टली किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको इससे हेल्प लेनी है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आने वाले पेपर में आपको थोड़ा हेल्प लेनी है इन चीज़ों के लिए तो इस वीडियो तक लास्ट तक देखें। तो बेसिकली हमने कुछ 10 से 12 टॉपिक्स ऐसे उठाए हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बेसिकली पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें आपको बताया है। हाय, मेरा नाम यशवीर सिंह है और मैं आपका इकराई एजुटेक पर स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है, जो फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है, और हम सबको पता है कि सब्जेक्ट 2 ही नंबर के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। हालांकि ये जितनी आसानी से मैं आपको कह रहा हूँ इतना आसान है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बस मैं ये बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्री आर एम्प्लॉयमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें एक ट्रिक है, वो क्या है, ट्रिक नहीं, अगर इसमें कैच है जो वो जहां पर आपको फंसाते हैं वो ये है कि एक्चुअल में जब भी आप ऑफ से लेकर, अगर आप ये देखेंगे यहां पर ये ऑफ लिखा हुआ है और एक नाउन यहां या प्रोनाउन यहां लिखा है और एक नाउन इसके बाद लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे इस पूरी बात को सब्जेक्ट मानकर चलते हैं और इसको प्लूरल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी 2 नाउन के बीच में प्रीपोजिशन लगी होगी तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए। कारण क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा जाता है वो हमेशा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट माना जाता है किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर ऑफ के बाद इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा, वन। और अगर सब्जेक्ट वन बनेगा तो हमें पता है जो वन होता है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहां पर जो आर लगा है वो गलत है, वो यहां इज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इस बात पर आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वन ऑफ करके बोले, सम ऑफ करके बोले या ऑफ बीच में आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखें ऑफ से पहले वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। अब देखो यहां पर ऑफ लगा हुआ है, मैंगोज हमारा ये और क्वालिटी ये, तो हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी माना जाएगा, मैंगोज प्लूरल है। इसे देखकर हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है, ऐसा साउंड होता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन वहां पर वर्ब हमारी प्लूरल नहीं लग सकती क्योंकि ऑफ के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा, सब्जेक्ट क्वालिटी होगी। क्वालिटी अगर हमारी सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, जो कि मैंने यहां पर बताया हुआ है, हैव को हैज। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, जो सबसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया, और इस टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चा अक्सर ग्लिच में आ जाता है, अक्सर यहां पर धोखा खा जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशंस को वो रटता है, जबकि प्रीपोजिशंस रटी नहीं जाती, उनको अकॉर्डिंगली पढ़ा जाता है, उनके यूजेज के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं आपको प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, एक्सट्रीमली रिपीटेड है, ये एक्सट्रीमली रिपीटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एक्सट्रीमली रिपीटेड इसलिए है कि इस तरीके का क्वेश्चन एक्सट्रीमली रिपीट हुआ है, ही इज सीनियर देन मी। अब आपको पता है कि कुछ वर्ड होते हैं हमारे, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ठीक है, इस तरीके जिनके लास्ट में IOR आता है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि IOR जो आता है उनके साथ कभी देन का यूज नहीं करते। हालांकि यहां कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन यहां पर देन के साथ नहीं करेंगे, यहां इन वर्ड्स के साथ कंपैरिजन टू के साथ होता है। तो अब यहां सीनियर के साथ जो देन लगाया ये गलत हो जाएगा, यहां पर
टू का यूज होगा तो सीनियर देन की जगह क्या होगा, सीनियर टू। ये मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है, पिछले 15 से 20 साल के क्वेश्चंस में देखा जाए तो इसे कई बार पूछा गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। दूसरा है शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर वर्किंग अब्रोड। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, ये भी कई बार पूछा गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने जो अपने एरर की सीरीज बनाई है वहां पर भी इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो मैरिड वर्ब होती है ना बच्चों, मैरिड वर्ब, पहले तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन आती नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आपको बस एक बात यहां पर मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, अगर मैरी वर्ब के पहले इज, एम, आर, वॉज या वर आ जाएगा बच्चों, तो आपको फिर इसके साथ प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी, टू। मैरी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन यूज होती है तो फिर वो टू यूज होती है, विद कभी यूज नहीं होती, विद गलत होती है। लेकिन वो भी कब होगी, जब इनसे पहले भी वर्ब्स लगे होंगे, तो आप टू यूज करो। लेकिन अगर मैरी वर्ब लिखी हुई है और इससे पहले सीधा क्या है, सब्जेक्ट है, और इससे पहले बी फॉर्म नहीं है, तो फिर आप टू भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे उसका। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ही वॉज मैरिड डैश अ गर्ल यंगर देन हिज एज। मान लो ये बात मैंने लिखी, और एक मैंने लिखा ही मैरिड डैश अ गर्ल यंगर, या मैं सिर्फ यंगर लिखूं, यंगर देन हिज एज। मान लो ये दो सेंटेंस है। अब हमने देखा मैरिड से पहले क्या लिखा है, वॉज लिखा है, तो यहां पर टू लिख लोगे। लेकिन यहाँ मैरिड से पहले कोई भी वॉज नहीं लिखा, तो यहाँ टू भी नहीं आएगा, डायरेक्ट यही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि तभी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैरी वर्ब से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बेसिकली वहाँ विद ज़्यादा लगाते हैं, विद तो किसी भी हालत में नहीं आता मैरी के साथ। अगर आपको लगाना है, टू लगाना है, वो भी उस केस में जब मैरी से पहले बी फॉर्म लगी हो। चलिए, ये बात समझ में आई। तो प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड आते हैं, ये आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है जो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, एन द होते हैं, सबको पता है। अब जैसे ये दो क्वेश्चन है, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विद वास्ट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर ना साउंड को लेकर वो आपको ट्रिक करेगा। अब यूनिवर्सिटी में क्या है, यू आ रहा है। अब यू जो होता है वो वॉवेल होता है। अब वॉवेल तो होता है, बट ध्यान रखना वो वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है। यूनिवर्सिटी में पहला साउंड य का आ रहा है, और ये जो होता है ये वॉवेल साउंड नहीं होता। वॉवेल साउंड नहीं है तो यहाँ पर एन नहीं लग सकता, यहाँ ए लगेगा। तो ये ट्रिक होती है, उसकी ट्रिक करता है वो आपको। तो ऐसे साउंड, ऐसे वर्ड जो हैं तो वॉवेल बट साउंड वॉवेल का नहीं दे रहे हैं, तो उससे पहले एन लगा देगा। तो या ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट है बट वो वॉवेल वर्ड है बट साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं, वहां पर वो क्या कर देगा, एन लगा देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। अब शी प्लेज द पियानो, अब यहां पर जो है ना, यहां पर द का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम इन जनरल में बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर पियानो की बात नहीं, इन जनरल पियानो जैसा एक ही पियानो जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इन जनरल, तो फिर द मत लगाओ। लेकिन अगर इसी को हम स्पेसिफिकली यूज कर रहे हो तो लगा सकते हो। तो यहाँ द की गलती है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो आपसे एरर पूछेगा आर्टिकल्स में। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म तुमने नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने। पैरेललिज्म एक एडवांस वर्ड है किस चीज़ के लिए, जब हम ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जैसे कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पैरेललिज्म को फॉलो करना है। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमें सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स रखने होते हैं। जैसे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जितने भी, सबके साथ हमें क्या करना होता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर रखने होते हैं। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ सेम स्ट्रक्चर रखने होते हैं। तो पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि एक वर्ड के साथ जो पार्ट ऑफ स्पीच रखी गई है उसके पेयर के साथ वही पार्ट ऑफ स्पीच रखी जानी चाहिए। ठीक है, ये CGL का फेवरेट ट्रैप होता है। जैसे शी लाइक्स रीडिंग, अब रीडिंग लिखा है ING फॉर्म में, नॉवेल्स। अब
कॉमा लगा के टू सिंग लिखा एंड डांसिंग लिखा। अब एंड जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सारे सेम चीजें होनी चाहिए, तो जब ये आईएनजी फॉर्म में है, ये आईएनजी फॉर्म में है, तो इसे हम 2+V1 में नहीं लिख सकते, इसे भी सिंगिंग में लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है वो, तो ऐसा टॉपिक आपको ध्यान से देखना है। अगला देखो, मॉडिफायर्स या एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स या मॉडिफायर्स से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर जो मोर इंटेलिजेंट लिखा है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट एनी स्टूडेंट इन क्लास। अब एनी जब आप लगा रहे हो स्टूडेंट के लिए, तो एनी लगाने में तो ये स्टूडेंट भी तो इंक्लूड हो गया भाई। एनी बोलोगे तो सारे ना, उसमें ही भी इंक्लूड हो गया। अब जब इसमें मान लो ये है, ये क्लास है, इसमें सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं वो, अब उसमें ये ही है। अब अगर तुम एनी के साथ बोल रहे हो तो एनी में तो ये भी इंक्लूड हुआ ना, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो ही को तो हमें बाकी से अलग रखना पड़ेगा ना। अब बाकी से अलग रखने के लिए हमें यहां पर अदर लगाना पड़ेगा। तो ये फेवरेट ट्रैप है एसएससी में क्वेश्चन पूछने का कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब कंपैरिजन दो सेम कैटेगरीज में होता है तो आपको ये ध्यान रखना है वहां अदर लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेम कैटेगरी में अगर एनी लगा के कर दिया तो वो उसमें दोबारा से इंक्लूड हो जाएगी। जैसे गंगा रिवर इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर। अब एनी रिवर में गंगा फिर से इंक्लूड हो गई ना, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं किसी लेक का रिवर से करूं तो आपको एनी के साथ अदर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सिंपल बोल दूं कि जैसे हाँ, यमुना रिवर इज मोर सेक्रेड देन एनी ओशन। अब ओशन और जो रिवर है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, तो वहां अदर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन सेम कैटेगरी में जब आप क्या करते हो, सेम कैटेगरी के अंदर जब आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो फिर अदर लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट है टेंस कंसिस्टेंसी। आपकी टेंस की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेंस से वो मोस्टली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे यहां पर है, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव्स। अब यहां पर देखो कि यहां पर हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव्स। अब हमें मालूम है कि ये जो बात बोली जा रही है ये पास्ट की बात है ना। अब ये वाली बात जो है वो परफेक्ट की है, तो व्हेन द ट्रेन लीव्स, जब ट्रेन चलेगी। तो अब यहां पर ये जो वर्ब लगाई है ना, लीव्स लगाई है, जबकि ये बात पास्ट की चल रही है, तो प्रेजेंट की वर्ब आप लगा ही नहीं सकते, तो यहां क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो जब पास्ट की है तो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है कोई, तो यहां लेफ्ट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपसे टेंस से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ लीव्स को हम लेफ्ट में कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल बहुत अच्छा टॉपिक है उसका। कंडीशनल से तो हर हालत में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो कंडीशनल आपको टिप्स पर होना चाहिए। कंडीशनल से जैसे बोला, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड। अब यहां पर इफ के साथ उसने ही वुड हैव वर्कड हार्ड लिखा है, ही वुड पास द एग्जामिनेशन। तो कंडीशनल में कभी भी दोनों क्लॉजेज मॉडल्स के साथ नहीं चलती हैं, ये ध्यान रखना। जो इफ वाली क्लॉज होती है उसे टेंस में लिखा जाता है, और जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसको विल में, वुड में, कैन में, कुड में, इनमें लिखा जाता है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ इफ के साथ वुड हैव लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इफ ही हैड, ये थर्ड कंडीशन है, तो ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड पास, या फिर ही वुड पास के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें इसको, तो यहाँ पर ये देखा है इफ ही हैड वर्कड हार्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। इफ वो, यहाँ पर देखो इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड, तो यहाँ गलती इसमें है, ये तो वुड पास ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो इफ ही वर्कड हार्ड। तो ये हमारी सेकंड कंडीशनल बन जाएगी। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन गलत दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सेकंड कंडीशनल। तो ये तो ठीक दे रखा है, गलत क्या दे रखा है, वुड हैव वर्कड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो जब ये आप कंडीशनल पढ़ोगे तो सेकंड कंडीशनल में ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कंडीशनल उसका एक क्या होता है, एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, और ये पूछा जाएगा। जीरो कंडीशन से पूछ सकता है, फर्स्ट कंडीशन से पूछ सकता है, सेकंड या थर्ड कंडीशन से, कहीं से भी पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
प्रोनाउन रेफरेंस का बड़ा क्वेश्चन पूछता है वो। तो प्रोनाउन रेफरेंस में बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। क्या? जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया, मैंने अपनी वीडियोस में जो एरर सीरीज चलाई है उसमें बहुत बार बताया है कि जब भी एवरी किसी नाउन के साथ लगता है तो पहले सेंटेंस में सारी चीज़ सिंगुलर के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि एवरी स्टूडेंट सिंगुलर हो गया। अब स्टूडेंट के लिए आप ही यूज़ करोगे तो यहाँ देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ठीक है, या हाँ जो भी है, आइडेंटिटी कार्ड ऑन द एग्जामिनेशन। तो ये प्रोनाउन रेफरेंस बहुत पूछता है, तो प्रोनाउन रेफरेंस जरूर है। अगर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही केसेस चलेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही केसेस चलेंगे। कंजंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन से भी पूछता है वो। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहां पर देखो एंड वर्क्स हार्ड, यहां पर भी पैरेललिज्म हो गया एक तरीके से। क्या? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, एंड वर्क्स हार्ड, और मेहनत भी करता है। तो यहां पर बेसिकली कोई एरर नहीं है। ठीक है, कंजंक्शन से पूछ सकता है वो। ये ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर कंजंक्शन से क्या पूछ लेता वो, जैसे वो ये पूछ लेता ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, मान लो यहां भी एंड लगा देता। अगर वो यहां भी एंड लगा देता तो यहां ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पुअर और ऑनेस्ट होना एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये सेम नहीं है, तो यहां गलत हो जाता। लेकिन यहां बट लगाया है तो नो एरर है। तो कंजंक्शन से भी वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछेगा ही पूछेगा। जैसे ये है द वर्क विल बी फिनिश। अब हमें मालूम है विल के साथ बी फॉर्म आए तो बी फॉर्म के साथ हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, मतलब एरर में डाल के, कॉमन एरर में भी एक्टिव पैसिव को डाल के पूछ सकता है वो। डबल नेगेटिव्स दे देता है, एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव बात करेगा। जैसे ही डिड नॉट एक बार हो गया, डू नथिंग 2 बार हो गया, तो ये गलत हो गया। नथिंग की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? एनीथिंग लिखना चाहिए, एनीथिंग। ठीक है, तो ही डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प द विक्टिम। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट टॉपिक हमारा इन्फिनिटिव्स एंड वर्सेस जेरेंड। कहाँ इन्फिनिटिव आना चाहिए और कहाँ जेरेंड आना चाहिए, ये टॉपिक्स मैं अपने स्पॉटिंग एरर के सीरीज में आपको कई बार बता चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं उनको ये बात क्लियर होगी। जैसे ही इंसिस्टेड ऑन टू पे द फुल अमाउंट इमीडिएटली। अब हमें मालूम है इंसिस्ट जब आप करते हो किसी को इंसिस्ट करते हो, तो आप इंसिस्ट जब करते हो उसके बाद पे नहीं करोगे। जब आप इंसिस्ट कर रहे हो उसी के पैरेलल में ये भी एक्शन चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ टू पे जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के एक्शन के लिए लगाया जाता है, जबकि ये उससे पहले बराबर का एक्शन है तो पेइंग लिखना पड़ेगा आपको, पेइंग। तो इस तरीके से आपसे इन टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामिनेशंस में, और इन टॉपिक को अगर आप सही से तैयार करोगे तो ऑब्वियसली आपके एरर इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। इन टॉपिक्स को ढंग से कर लो, एरर की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब बाकी एक नया सेशन लेकर आएंगे, उसमें कुछ नई बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।